साइंस कैफ़े में आप देख रहे हो एचटेट के लिए जो लास्ट ईयर पेपर्स थे उनका सोल्ड और एक्सप्लेनेशन साथ में। ठीक है, टीजीटी पेपर है ये 2017 का। सीडीपी के क्वेश्चन से हम इसमें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबऑर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर का एक लॉ है। सबसे पहले जब भी कोई नाम आप देखते हो क्वेश्चन पेपर में, ये अभी के लिए है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप कोई नाम देखते हो तो उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर मेथड। ये किसने दिया था? टी फॉर ट्रायल, टी फॉर थॉर्नडाइक। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे। थॉर्नडाइक ने दिए थे प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। ठीक है, अब हमें पता है कि इस जो ये क्वेश्चन है इसका नॉट ए सबऑर्डिनेट लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, कौन सा सबऑर्डिनेट लॉ नहीं है? तो इसका सही आंसर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सरसाइज है जो वो फर्स्ट में आता है, जो प्राइमरी लॉज है थॉर्नडाइक के उसमें आता है ये। और प्राइमरी लॉज जो थॉर्नडाइक के हैं उसमें कौन से 3 लॉ हैं? फर्स्ट वाला है ट्रायल एंड एरर मेथड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस सबसे पहले आता है जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको अपने आप ही रेडी होना पड़ता है उसके लिए, तो वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, और इसको लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि लॉ ऑफ मोटिवेशन कौन से रिलेटेड है, या क्वेश्चन इसको किसी तरह से भी बना सकते हैं वो, तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस से है। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को क्या कह सकते हैं? प्लेजर पेन लॉ। ठीक है, तो प्लेजर पेन लॉ मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसका इफेक्ट अगर अच्छा आया है तो क्या होगा? आप उस काम को करोगे। ठीक है, अगर उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आया है तो आप उस काम से परेशान होकर उसे छोड़ दोगे। ठीक है, प्लेजर पेन लॉ लॉ ऑफ इफेक्ट को कहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है? लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी है ये, मतलब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक्सरसाइज करोगे, सेम ही बात है। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहते हैं। ठीक है, ये है इसके प्राइमरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में आते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स लॉ, पार्शियल एक्टिविटी लॉ, पार्शियल सेट लॉ, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। ठीक है, लॉ ऑफ सबके सामने होता है क्योंकि ये लॉ है तो इसलिए मैं इनके नाम बता देती हूँ। ठीक है, मल्टीपल रिस्पॉन्स, पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल सेट, मेंटल सेट, एनालॉगी या असिमिलेशन। ठीक है, एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये वाले लॉ हैं जो आपके सेकेंडरी लॉ हैं। तो मतलब जैसे आपको एनालॉगी पूछ रहे हैं, लॉ ऑफ एनालॉगी क्या है? जिसमें आप पुराने रिस्पॉन्स दे देते हो। ठीक है, पुराने जैसा रिस्पॉन्स दे देते हो, वो लॉ ऑफ एनालॉगी है। या फिर रिसेंसी क्या है? रिसेंट में जो जैसा पढ़ा है आपने वैसा करो। ठीक है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी क्या है? जैसा स्टिमुलस आपको मिलेगा वैसा ही आप उसमें रिस्पॉन्स करोगे, ये इंटेंसिटी है। तो इस तरह से सेकेंडरी लॉ कौन से हुए? मल्टीपल रिस्पॉन्स, पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल सेट, मेंटल सेट, एनालॉगी, असिमिलेशन का, एसोसिएटिव शिफ्टिंग का, प्राइमेसी, रिसेंसी और इंटेंसिटी। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है वो बनता है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजे द एज रेंज ऑफ सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। पियाजे के अकॉर्डिंग जो है आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है ना एक स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, वो कितने दिन तक रहती है? तो देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके पियाजे साहब हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं पियाजे ने। ठीक है, थॉर्नडाइक का आपको पता चल गया, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एरर मेथड दिया है। थॉर्नडाइक बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियर की थ्योरी दी है उन्होंने। एसआर रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं इनकी थ्योरी को, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैट और फिश का एग्जाम्पल लेके जो है अपनी थ्योरी बनाई है। ठीक है, बॉन्ड थ्योरी या कनेक्टिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। तो बस इतना है, इम्पोर्टेंट है, इतना अगर आप कर लोगे तो बहुत जितने भी क्वेश्चन आएंगे थॉर्नडाइक पे आप सारे कर सकते हो। उसके बाद है जो आपका पियाजे का है, पियाजे है ना, उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। तो 4 स्टेजेस में कौन कौन सा आता है आपका? फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, एक एक करके हम सारी अभी करेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज के बाद सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट स्टेज, फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो जो आपकी सेकंड वाली है प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो 2 to 7 ईयर्स होती है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज 1 to 2 ईयर्स हुई है ना।
तो क्या है सेंसरी मोटर के, पहले आप मेन कैरेक्टर समझ लो क्या है। अब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, 0 से 2 साल कोई बच्चा बात नहीं करता। एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एब्सेंट होती है। इसमें सेंसेस को इन्वॉल्व करता है, वो रिफ्लेक्सेस को इन्वॉल्व करता है। सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने है और अगर आप उसे गायब कर दो तो उसे याद नहीं रहेगा कि अभी कोई चीज़ थी, ठीक है। इसीलिए जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उसके सामने अगर कोई चीज़ है और आप उसे देना नहीं चाहते तो उसे गायब करके बोलते हो चिड़िया ले गई, कौको ले गई, है ना। तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती। गोल डायरेक्टेड एक्शन होते हैं, सामने कोई चीज़ है वही उसे चाहिए, तो ये गोल डायरेक्टेड एक्शंस होते हैं। सेपरेशन एंड एंग्जाइटी होती है, इस पे क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन एंड एंग्जाइटी कौन सी स्टेज में होती है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज है ये 0 to 2 ईयर्स है, लेकिन इसके भी जो फर्दर सब स्टेजेस हैं उसमें 6 स्टेज हैं, ठीक है। पहला रिफ्लेक्स, दूसरा प्राइमरी सर्कुलर, तीसरा सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, ठीक है। पहला वाला क्या था, रिफ्लेक्सिस। दूसरा क्या है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो है वो 1 to 4 मंथ्स की एज में होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिस वाला होता है 0 to 1 मंथ, मतलब जैसे सकिंग करता है बेबी, है ना, तो वो रिफ्लेक्सिस का काम है, वो रिफ्लेक्सिस शो कर रहा है। तो जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होती हैं उसमें वोकलाइजेशन, जैसे बच्चा ऐसे आवाज़ करने लग गया है ना, थोड़ा सा हुंकारे भरना, जैसे 0 to 4 मंथ्स में ये होता है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन जो होती है, जैसे कांटेक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करता है 4 to 8 मंथ्स में। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब पहले रिफ्लेक्स उसने शो किया, ये स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। फर्स्ट स्टेज सब स्टेज है रिफ्लेक्सिस, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। फिर है सेकेंडरी का भी कोऑर्डिनेशन हो गया, वो 8 से 12 महीने की उम्र में होता है। फिर टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन 12 से 18 महीने में, ठीक है। तो 12 से 18 महीने का जो बच्चा होता है उसे लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि जो हरियाणा का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट का, उसमें वो कुछ भी पूछ लेते हैं, तो आपको लगता है बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। लेकिन जो टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन होती है उसमें 12 से 18 महीने तक होता है, ठीक है। तो क्या है, लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं इसमें। फिर उसके बाद आता है 6th वाले स्टेज में बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, 18 से 24 महीने, ठीक है। तो जो थर्ड सर्कुलेटरी रिएक्शन होती है वो 5वीं स्टेज है, ठीक है। उसको कैसे याद करोगे, 12 से 18 महीने, मतलब जो थर्ड वाली स्टेज है उसमें 12 से 18 महीने, और ये 12 और 18 एक बार मैं आपको याद करवा दूँ, 12 से 18 महीने टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइड हो सकते हैं ना, तो यही वाली स्टेज है जब बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड को ट्रायल एंड एरर मेथड से, ठीक है। याद हो गई, पहला रिफ्लेक्सिस है सेंसरी मोटर स्टेजेस की, फर्स्ट रिफ्लेक्सिस, सेकेंड स्टेज है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, थर्ड स्टेज है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, फोर्थ वाली है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, फिफ्थ वाली है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, और बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स, अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। तो ये हमारा, तो अब प्याजे ने क्या इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू प्याजे द एज रेंजेस ऑफ सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन, है ना, वो कौन सी स्टेज होती है मेंटल रिप्रेजेंटेशन की, 18 से 2 साल, ठीक है। 18 से 2 साल में वो मेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 महीने से और 2 साल के बीच में, मतलब रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक ही बात है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ वाला, ठीक है। समझ गए आप, जो रिफ्लेक्सिस थी वो 0 to 1 मंथ, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 मंथ, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन 4 to 8, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन का 8 to 12 मंथ, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन 12 to 18, बिगिनिंग था जो थॉट्स का, रिप्रेजेंटेशनल थॉट्स का, वो 18 to 2 ईयर्स, 18 मंथ to 2 ईयर्स, ठीक है। और किस स्टेज में बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन में। आई होप आपको ये ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राइड टू डेवलप ए लर्निंग थ्योरी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी, एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग थ्योरी डेवलप करने की कोशिश की प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी को यूज़ करके। टोपोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। वैसे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा
कि जो आपके लेविन थे, कर्ट लेविन, उन्होंने ही टोपोलॉजी को यूज़ किया था। ठीक है, मैंने इसके लिए अलग से एक स्लाइड बनाई है, वो आप देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कर्ट लेविन ने टोपोलॉजी को यूज़ किया था। ठीक है, मैंने ये कोई रिसर्च पेपर है उसको उठाया था कि उन्होंने टोपोलॉजिकल और वेक्टर साइकोलॉजी एनालाइजिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड हर एनवायरनमेंट। उन्होंने कोशिश की थी कि जो वेक्टर साइकोलॉजिकल एनालाइजिंग पैटर्न हैं उन्हीं को यूज़ करके इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन उन्होंने देखा था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यही एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने टोपोलॉजी को यूज़ किया है लर्निंग थ्योरी को बनाने में, टोपोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है। ठीक है, फ्रॉड और विलियम जेम्स का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन स्किनर और फ्रॉड ने तो नहीं दिया। वैसे इसका ये आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फोर्थ वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एज पर RPWD एक्ट 2016। ठीक है, RPWD की फुल फॉर्म भी अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, डिसेबिलिटीज एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में पास हुआ था। और इसमें पहले 7 डिसेबिलिटीज़ थी, लेकिन अब क्या है, इसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हो गई हैं। ठीक है, तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या आएगा? इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। एसिड अटैक वाला होता है, सेरेब्रल पाल्सी का होता है, चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट वाला भी होता है, नन ऑफ द अबो। तो ये नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है, तो इसका सही आंसर फोर्थ होगा। एक बार मैं आपको ये दिखा दूं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हमारे राइट में है, हमारे एक्ट में है। पहला है ब्लाइंडनेस, दूसरा लो विजन, तीसरा है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, चौथा है हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसमें डीप भी आता है और जिसको ऊंचा सुनाई देता है वो भी आता है, फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ठीक है, फिर डॉफिज्म, फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देखो कई बार ना हमें डिसेबिलिटीज़ का पता नहीं होता, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। कोई पर्सन जो चैलेंज करता है सोशल इंटरेक्शन को, ठीक है, उसको ऑटिज्म के भी नाम से जाना जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, समाज में घुल मिल नहीं पाता, स्पीच मतलब बोल नहीं सकता वो, है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उसका, तो क्या है, ये ऑटिज्म के अंडर में आता है। ठीक है, फिर आता है सेरिब्रल पाल्सी। एक एक को समझ लो, थोड़ा बहुत समझ लो, फिर हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, ये अफेक्ट करता है मसल मूवमेंट्स को, मसल टोन को, पोस्चर को। तो इसका कोई इलाज नहीं है सेरिब्रल पाल्सी का। ठीक है तो ये मसल से रिलेटेड बीमारी। लेकिन अगर ब्रेन इंजरी हो जाती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब उस माँ के थ्रू उसको कोई इंजरी हो जाती है, तब सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। या फिर 2-3 साल की उम्र तक भी कोई गंभीर चोट लग जाए बच्चे के सिर में, तब भी सेरिब्रल पाल्सी होती है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन दवाइयों से ज़िंदगी चलती रहती है। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सेरिब्रल पाल्सी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। तो उससे क्या होता है, या तो डैमेज हो जाती हैं, या ये मसल्स डैमेज हो सकती हैं या कमज़ोर हो सकती हैं टाइम के साथ। ठीक है, लास्ट एज में शुरू होती है ये। इसका रीज़न क्या है, इनहेरिटेड डिजीज़ तो है, लेकिन इसका रीज़न है प्रोटीन की कमी होना। कौन सी प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन, है ना, डिस्ट्रोफी है ना, डिस्ट्रोफी से आप याद रख लेना, डिस्ट्रोफी है। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होती है जो कि नॉर्मल मसल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या करती है, ये वॉकिंग में, स्वेलोविंग में, खाना अटक जाता है कई बार, तो मसल कोऑर्डिनेशन भी में ये दिक्कत करती है। तो समझ गए अब सेरिब्रल पाल्सी क्या है, कि मूवमेंट्स को अफेक्ट करती है, मसल टोन को, पोस्चर को। इसका कोई इलाज नहीं है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या विद इन 2-3 ईयर्स जो एज होती है बच्चे में, तब की लगी हुई ये चोट ये बीमारी करती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है कि ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की वजह से होती है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, डैमेज करती है मसल्स को, वीक करती है मसल्स को। प्रोटीन की वजह से, जो डिस्ट्रोफिन है वो एक प्रोटीन है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। चलने में, घूमने फिरने में, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जैसे इन्फ्लामेटरी नर्व सिस्टम हो जाता है, इन्फ्लामेटरी नर्व सिस्टम डिजीज़ है ये, जिसमें माइलिन शीथ जो होती है ना हमारी एक्सोन्स के ऊपर, नर्व सेल्स के ऊपर एक्सोन्स होती हैं, उसमें एक माइलिन शीथ होती है,
वो डैमेज हो जाती है, वो ब्रेन के चारों तरफ, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ वो डैमेज हो जाती है, तो ये हो जाती है क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है। फिर लर्निंग डिसेबिलिटी तो आपको पता ही है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, इस तरह की जो डिजीज़ होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। फिर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। हर एक को मैं अगर डिस्क्राइब करूँगी ना तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। फिर थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डीफ ब्लाइंडनेस। फिर एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसी में लिया गया है। पार्किंस डिसीज़ क्या होती है, नर्व सिस्टम की डिजीज़ है ये भी, और ये मस्कुलर रिजिडिटी या फिर मस्कुलर स्लो हो जाती है, मसल्स स्लो हो जाती है इसमें। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन को समझने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है अभी, RPWD एक्ट किया है, 2016 में आया था, जिसमें 21 डिजीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया था इसमें। ठीक है, एसिड अटैक वाले भी इसी में आते हैं, है ना, डीफ, डैम, ब्लाइंड, सब कुछ इसमें आता है। तो उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो, टेस्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस टू एड इन प्लानिंग एंड डायग्नोसिस इज नोन एज। कई बार क्वेश्चन आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, ऑल्दो आप इंग्लिश में ही करते हो किसी सब्जेक्ट को, लेकिन अगर साथ में हिंदी दी होती है तो आप अच्छे से समझ जाते हो। प्रशिक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने और निदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टीचर एनालाइज करता है बच्चे को, प्लानिंग करता है, फिर उसे डायग्नोस करता है, वो कौन सा तरीका होता है। देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, नॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इनका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखो, डायग्नोसिस जहाँ पर भी आ जाए ना तो आपको ये पता होना चाहिए ये रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है और ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो जो 40% कवर करता है हमारे सिलेबस को। जब मतलब साल में अगर हम बीच में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, 40% कवर करता है। ये डायग्नोस करता है, रेमेडीज़ करता है, मतलब उसको सुधार करने की कोशिश, क्योंकि हम बीच में एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। और इसको असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। अब समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी होता है, जिसमें 60% हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो, और अगर इन बाकी का नॉर्मेटिव का भी अगर नहीं पता आपको तो भी आपका काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है डायग्नोसिस फॉर्मेटिव में करते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है मार्क्स, ग्रेड, नंबर नेक्स्ट लेवल पे भेज देते हैं। समेटिव में क्या होता है, सिर्फ हमारे मार्क्स काम आते हैं, हमें ग्रेड क्या मिला है वो काम आता है, और हमें सिर्फ नेक्स्ट लेवल पे हमें कोई डायग्नोज नहीं करता। समेटिव पूरा सम कर दिया, मतलब जोड़ दिया, हमारा पूरा साल हमने क्या किया था उसका आंकलन किया है। ठीक है, अब एक तीसरा और आता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, वो वैसे याद कर लो, क्योंकि बच्चा है ना उसमें खुद ही आंकलन करता है। जब भी हम छोटे थे, हम भी पढ़ते थे, तो हम खुद को देखते थे कि हम कितना पानी में हैं, है ना। हालांकि टीचर भी करता है साथ में, बच्चे खुद भी करते हैं, क्या मैं साथ वाले से थोड़ा सा बेहतर कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ पढ़ाई में, तो बच्चे ऐसे करते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है। अब एक नॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। नॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या हो सकता है कि शो वेदर ए पर्सन इज परफॉर्मिंग एट अ लेवल इक्वल टू, अबोव और बिलो एवरेज। ठीक है, नॉर्मेटिव असेसमेंट में मतलब वो बच्चा, हम एक रेंज डाल देते हैं कि 80 परसेंटाइल है, सपोज 80, यहाँ पे हम डाल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, है ना, तो हम उसमें यहाँ बताते हैं सपोज बच्चे के 80% मार्क्स आ गए। ठीक है, तो हम उसे ये बताते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि वो 80 से ऊपर वालों से तो कम है लेकिन नीचे वालों से ज़्यादा है। ठीक है, ये नॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड टू ए ग्रुप। इसमें नॉर्मेटिव में कंपेयर किया जाता है एक ग्रुप के साथ, समझ गए। तो फिफ्थ का जो सही आंसर है वो कौन सा है, वो फर्स्ट वाला बनता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें हम डायग्नोस्ट करते हैं, रेमेडियल टीचिंग होती है। सिक्स्थ है, ए टीचर सेड राधा दैट शी इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम पीरियड एज शी हैज़ नॉट completed हर होमवर्क। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टीचर कहती है कि उसने गृह कार्य नहीं किया, इसलिए वो कक्षा से, मतलब खेल की कक्षा से उसको निकाल दिया गया है। ये किसका उदाहरण है, देखो, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट, पॉजिटिव रेनफोर्स और टेंजिबल रिवार्ड, ये अलग अलग है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट मतलब हम उसमें नेगेटिविटी ला रहे हैं बच्चे में। ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मतलब हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ को करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। पनिशमेंट है सज़ा,
ठीक है। हम घर में भी अगर बच्चे को ये कहते हैं कि आज तुमने बहुत शोर किया मेहमानों के सामने और तुम्हें आज ये चीज़ नहीं मिलेगी खाने को, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे पनिश कर रहे हैं, सिंपल। तो हम उसे पनिशमेंट दे रहे हैं उस बच्चे के साथ ऐसा करके, जो कि हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप एट। जब बच्चा क्लासीफाई कर सकता है चीज़ों को, वो कौन सी स्टेज में आता है? वो थर्ड स्टेज में आता है। हमारे प्याजे साहब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी उन्होंने दी थी, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, है ना। पी से प्याजे, सी फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा था कि थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 साल। ठीक है। अब क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कंस्ट्रक्शन को भी कंजर्वेशन को भी समझ जाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात हम पहले करेंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा कंजर्वेशन को, सी फॉर कंक्रीट, सी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन को भी समझ जाता है। सपोज आपने उसे एक ग्लास दिया, उसमें इतना इतना आपने उसमें जूस भर दिया, आपने दूसरा ग्लास दिया, वो थोड़ा सा वैसे उसकी विड्थ जो है वो कम है और उसमें ज़्यादा जूस भर दिया, या फिर उसी जूस को निकाल के उसमें डाल दिया। ठीक है। तो बच्चे से अगर आप पूछोगे कि कौन सा आपको चाहिए, तो वो बोलेगा कि ये वाला चाहिए। ठीक है। कौन सी स्टेज में बोलेगा, जब उसे पता ही नहीं है कि किस में ज़्यादा है, किस में मतलब अमाउंट एक्चुअल में किस में ज़्यादा है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। लेकिन कंक्रीट स्टेज में उसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चीज़ की, वो समझ जाता है कि कंजर्वेशन एक्चुअल में है क्या। उसे पता लग जाएगा कि यही वाला जूस उसने दूसरे ग्लास में डाल दिया जिसकी विड्थ कम है और जूस का अमाउंट जो है सेम है। कंजर्वेशन उसे समझ आ गया। डिसेंटरिंग भी उसे समझ में आ जाती है, मतलब वो किसी चीज़ को पहले सिर्फ कलर्स के बेस पे अलग कर रहा था, वो अब उसे साइज़ के, शेप के, किसी भी अलग तरीके से वो उसे अलग कर सकता है। ठीक है। तो ये डिसेंटरिंग होता है। तो सी फॉर कंजर्वेशन और डी फॉर डिसेंटरिंग, इसी के बाद डी आता है। तो उसमें सी फॉर क्लासिफिकेशन की भी पावर आ जाती है, मतलब वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सकता है कई तरीके से। तो कंसंट्रेशन, कंक्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज है 7 से 11 साल होती है, और इसमें वो CCD तीनों चीज़ें कर सकता है, सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर क्लासिफिकेशन और डी फॉर डिसेंटरिंग। ठीक है, समझ गए। लेकिन हम इसमें ये भी कर सकते हैं, सेंसरी स्टेज हमने लास्ट क्वेश्चन में कर ली, अब प्री ऑपरेशनल स्टेज को भी समझ लो। इसमें सिंबल, गेस्चर, लैंग्वेज, वन वे थिंकिंग होती है, ईगो सेंट्रिक होता है, मतलब अपने ही तरीके से बातें करता है। अगर आप बच्चे को पिटाई भी कर दोगे तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो ईगो सेंट्रिक थॉट्स होती हैं उसमें, ऐसे कि बस मेरा ही व्यू पॉइंट ठीक है, बाकी सबका गलत है। ठीक है। एनिमिज्म होता है, मतलब वो चीज़ों को लिविंग समझता है, जैसे आप उसके पास टॉयज होते हैं, वो उनको लिविंग समझता है। ठीक है, डायनासोर है या कुछ भी है। सिंबॉलिक थॉट होती है, मेक बिलीव प्ले का उसमें कॉन्सेप्ट होता है, ट्रांसडक्शन रीजनिंग होती है, कंजर्वेशन अंडरस्टूड नहीं होती उसके लिए। ठीक है, इतना ही बहुत है। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जो बच्चा समझ नहीं सकता, जो जो देख नहीं सकता, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं, उसमें कौन सी वाली जो टीचिंग है वो बेस्ट रहती है। ठीक है। तो जो बच्चे देख नहीं सकते वो स्पर्श कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं, ऐसी राइटिंग होती है ना एक। ठीक है, वो कौन सी राइटिंग होती है उसका नाम आपने बताना है। डॉट्स को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। टैक्टाइल बेस्ड इसमें लिखा हुआ है, देखो टैक्टाइल का अगर पहले नहीं पता था आपको, तो यहाँ पे स्पर्शात्मक लिखा हुआ है। तो जो देख नहीं सकते वो स्पर्श करके ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है इसका थर्ड सही आंसर है। उसके बाद आता है मॉडलिंग इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। मॉडलिंग किसने दी थी? देखो मॉडलिंग दी थी ना, वो थे बंडूरा। ठीक है, बंडूरा के बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब मिल सकते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, इमिटेट करके, अनुकरण करके सीखते हैं और मॉडलिंग से सीखते हैं। ठीक है, तो ये मॉडलिंग की जगह आपको ऑब्जर्व करना भी मिल सकता है ना, ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट, इमिटेट का कॉन्सेप्ट। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग या विकेरियस लर्निंग भी कह सकते हैं इनकी थ्योरी को, सोशल लर्निंग थ्योरी है ये। इसमें 4 स्टेप हैं मॉडलिंग के। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। देखो बच्चा पहले देखेगा, उसे याद करेगा, फिर उसको खुद करके देखेगा और फिर मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, जो देखेगा उसके ये 4 स्टेप पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉडलिंग के 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, इसके स्टेप कौन से होते हैं? सबसे पहले अटेंशन, बच्चा देखेगा, अटेंशन ध्यान देगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, फिर रिटेंशन, उसे रिकॉल करेगा। ठीक है, अटेंशन के बाद रिटेंशन, याद करेगा, फिर उसे प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, कहीं कुछ भी लिखा हो सकता है, रिप्रोडक्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, और आप करेंगे प्रोडक्शन भी याद। ठीक
ठीक है, प्रोडक्शन करेगा, और फिर मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं जो आपके मॉडलिंग के, मोटिवेशन 4 स्टेप हैं जो मॉडलिंग के हैं, तो इनको भी ज़रूर याद कर लेना। बंडूरा ने एक टर्म और दी थी, सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, एक रेसिप्रोकल टीचिंग है वो वाइगोत्स्की ने दी थी, और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है वो बंडूरा ने दी थी। ठीक है, तो कितने सारे टर्म हो गई, रेसिप्रोकल, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, 3 वे फैक्टर से डिटर्मिनिज्म बना हुआ होता है, बिहेवियर, एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर। बच्चे का खुद का बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है, और पर्सनल फैक्टर या कॉग्निटिव फैक्टर्स भी हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। मतलब बिहेवियर, एनवायरनमेंट और कॉग्निटिव फैक्टर या पर्सनल फैक्टर सारे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड हैं ये सारे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी बंडूरा ने दिया था, सेल्फ एफिकेसी भी बंडूरा ने दिया था, है ना। तो ये सारी टर्म आपको याद करनी है। सेल्फ एफिकेसी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेल्फ एफिकेसी वो होती है अगर एक पर्सन, एक इंसान सोचता है कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कर सकता है। जैसे आपकी सेल्फ एफिकेसी क्या है कि आप अभी एचटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो इसमें, तो ये सेल्फ एफिकेसी है जो कि बंडूरा ने ही दी थी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बंडूरा को। बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। बंडूरा ने कहा था कि बच्चे ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके, मॉडलिंग करके सीखते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग या वाइकरियस थ्योरी दी थी। उन्होंने 4 स्टेप दिए हैं मॉडलिंग के, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। सेल्फ एफिकेसी जो उन्होंने दी थी, और रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी बंडूरा ने दी थी। 3 वे फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो इंटर रिलेटेड होते हैं, बिहेवियर, एनवायरनमेंट और पर्सनल फैक्टर, या पर्सनल फैक्टर की जगह आपको कॉग्निटिव फैक्टर भी मिल सकता है। क्वेश्चन 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज व्यूड द चाइल्ड एज टेबुला रोजा, ब्लैंक स्लेट। किसका व्यू था ये कि जो बच्चा है वो उसका दिमाग, जब बच्चा पैदा होता है वो टेबुला रोजा की फॉर्म में होता है, मतलब उसका दिमाग एक खाली स्लेट की जगह होता है। ठीक है, तो ये वाले थे हमारे साइंस जॉन लॉके। ये साहब थे जॉन लोके साहब, जिन्होंने कहा था कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है। ठीक है, तो इनकी शक्ल देख के याद कर लो कि इन्होंने बोला था टेबुला रोज़ा। ठीक है, टेबुला रोज़ा, इनकी शक्ल देख के अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ज़्यादा मैं इसके बारे में बताऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लगा। वैसे इतना आया है तो कुछ ना कुछ मतलब और ऑप्शन हो सकते हैं पेपर में, अगर कभी कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी व्यूड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज ए सोशल मेडिएटेड प्रोसेस। कौन सी थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सोशल मेडिएटेड प्रोसेस मानती है। ठीक है, किस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थता युक्त प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। ठीक है, 11th का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, सोशियो कल्चर थ्योरी। देखो, सोशियो कल्चर थ्योरी जो है ना वो वाइगोत्स्की ने दी थी। किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। ठीक है, तो हमारे वाइगोत्स्की हैं, पहले उसके ऊपर करते हैं या फिर इन्हीं को एक बार कवर कर लेते हैं। साइन लर्निंग थ्योरी है ना वो टॉलमैन ने दी थी। ठीक है, टॉलमैन ने दी थी साइन लर्निंग थ्योरी। साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी हमारे, किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। साइकोसेक्सुअल थ्योरी को कैसे करोगे आप? सिगमंड फ्रॉइड, एस फॉर सेक्सुअल, एस फॉर सिगमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिक भी आप लगा सकते हो अपनी तरफ से भी, अगर आपको कुछ समझ आता है तो मुझे बताना ज़रूर। सोशल लर्निंग थ्योरी जो थी ना, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दी थी। हमने अभी किया है, सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दी थी। अब बची हमारी सोशो कल्चरल थ्योरी। तो सोशो कल्चरल थ्योरी जो हमारी थी वो किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की ने कहा था, और भी थोड़ा सा कर लेते हैं, वाइगोत्स्की ने रेसिप्रोकल टीचिंग का कॉन्सेप्ट भी दिया था, जिसमें बच्चे टीचर से डायलॉग के थ्रू बात करते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है कि बच्चे अपने विचार बताते हैं और टीचर उन्हें करेक्ट करता है, उनको समझाता है ना। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच का भी कॉन्सेप्ट दिया था, टर्नलाइजेशन जिसे कह सकते हैं। प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से बात करता है। तो सोशो कल्चर थ्योरी किससे है? वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। वाइगोत्स्की की क्या टर्म पढ़ी हमने? रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल वाली, और एक पढ़ी प्राइवेट स्पीच वाली। ठीक है, तो इसमें वाइगोत्स्की का और क्या क्या रोल है? वाइगोत्स्की जो थे कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, जैसे प्याजे और ब्रूनर थे वैसे ही वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, और उनका क्या था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी।
सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, ठीक है, ZPD, और इसमें स्कैप होल्डिंग और एक और था MKO, ठीक है। ये बहुत बार ये टर्म आती हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ZPD जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक गैप होता है, वो गैप जिसमें बच्चा खुद कर सकता है कोई काम और वो किसी की मदद से कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पे ZPD पे, MKO पे, स्कैफोल्डिंग पे बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये गैप है जिसमें बच्चा खुद कर सकता है और हेल्प से कर सकता है। अब आता है इसमें, वाइगोत्स्की ने कहा था कि प्राइवेट स्पीच होती है, मतलब सेल्फ टॉक होती है, इंटरनलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी कर लिया हमने। वाइगोत्स्की ने कहा था लैंग्वेज पहले आती है, थॉट बाद में आता है। प्याजे ने कहा, क्या कहा था, मैंने प्याज का आपको ट्रिक बताई थी कि प्याज को सोचते ही हम सोचते हैं कि आंखों में पानी आएगा, हम नहीं काटेंगे, ठीक है। तो उसमें पहले थॉट आया, फिर हमने बोला कि हम नहीं काटेंगे। वाइगोत्स्की ने कहा पहले लैंग्वेज आती है और फिर थॉट आता है, ठीक है। पहले लर्न होता है, पहले बच्चा याद करता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है। उन्होंने ये भी कहा था पहले लर्न करेगा और फिर वो डेवलपमेंट होगा उसका। स्कैफ होल्डिंग क्या होता है, कोई भी सपोर्ट हम देते हैं, स्कैफ होल्डिंग है ना, स्कैफ होल्डिंग से सपोर्ट याद कर लेना, याद करना है सपोर्ट। सपोर्ट की जगह आपको कुछ भी मिल सकता है। सपोर्ट तो सिर्फ, सपोर्ट को आप क्या कह सकते हो, हेल्प कह सकते हो, गाइडेंस कह सकते हो, असिस्टेंस कह सकते हो, मोटिवेट कह सकते हो, क्ल्यू कह सकते हो। कोई क्ल्यू दे देंगे तो उससे भी तो हेल्प हो जाती है बच्चे की, ठीक है, जो बच्चे को उसके नेक्स्ट लेवल में पहुंचने के लिए हेल्प करती है। तो वाइगोस्की जो हैं स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कई बार पेपर में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरेक्शन विद अडल्ट एंड पीयर, गाइडेंस, पार्टिसिपेशन, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, ये सारे उन्होंने ही यूज़ करे थे, ठीक है। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, वाइगोस्की ने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो कल्चर, सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज, तीनों के इंटरेक्शन से होता है डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज, कल्चर और सोशल इंटरेक्शन। अब समझ आ गया आपको, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरेक्शन विद एडल्ट एंड पीयर, गाइडेंस, ये सोशल कल्चर थ्योरी है, तो सोसाइटी के इफेक्ट वाले सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए 3 ईयर ओल्ड सेज, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि द सन इज एंग्री। ये कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ये है एनिमिज्म का, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनिमिज्म का। एनिमिज्म में बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग समझते हैं, जैसे मेरा भालू भाग गया, ऐसे खेलते हैं छोटे बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है, ये भी हमने अभी अभी किया था। जो सेकेंड स्टेज है हमारी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो कि प्याजे ने दी थी। प्याजे की 4 स्टेजेस है ना, सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंसंट्रेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेकंड स्टेज है 2 से 7 साल का बच्चा समझता है, वो खेलता है अच्छे से। उसमें क्या है, वो सिंबल्स से, गेस्चर से, लैंग्वेज से, इस तरह से वन वे थिंकिंग होती है। एनिमिज्म होता है, मतलब सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं, मेक बिलीव प्ले का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग होती है ना। तो उस टाइम पे वो कंजर्वेशन को भी नहीं समझता, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये किसका था, प्याजे की सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल वाली। उसके बाद 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय गार्डनर। गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी है, कैसे याद करोगे। इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक ये है, जब भी मैं छोटी थी या अभी भी मेरे दिमाग में ये आता है कि गार्डनर जो भी होते हैं ना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। उन्हें पता होता है कि सीज़न में कौन सा फ्लावर ग्रो करेगा, और अगर उसे आप एक्स्ट्रा भी काम दे देते हो ना, किसी भी प्लांट का ट्रिक, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके वो फटाफट आपको ये बता देगा कि इसको कैसे ग्रो करना है, ठीक है। तो उनमें इंटेलिजेंसी होती है, और कई तरीके की इंटेलिजेंसी होती है, कैसे खाद डालनी है, कैसे पानी डालना है, किस तरह से डालना है। तो क्या है, इंटेलिजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गार्डनर से, गार्डन वालों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद कर लोगे। तो उन्होंने कहा था, हॉवर्ड गार्डनर इनका पूरा नाम है, मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने दी थी। 7 तरीके से इंटेलिजेंस होती है कि लोग समझते हैं या परसीव करते हैं वर्ल्ड को, उसमें होती है फर्स्ट वाली। गार्डनर ने क्या दिया था, 7 तरीके की इंटेलिजेंसी दी थी, ठीक है। पहला है लिंग्विस्टिक, जो अच्छा बोलता है, लिंग्विस्टिक, ठीक है, जो अच्छा बोलने वाला होता है, जैसे नेता लोग होते हैं। दूसरा है लॉजिकल, जो लॉजिक लगाते हैं, कौन लगाते हैं, मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग ये होते हैं उनके अंदर। फिर विजुअल होता है, मतलब स्पेशल
तरीके के देखने की, जैसे साइंटिस्ट में होता है, फिर बॉडी काइनेस्थेटिक सर्जन्स में होता है, फिर म्यूज़िक रिदमिक में होता है, जैसे बांसुरी बजाने वाले लोग होते हैं, तो है ना, तो म्यूज़िक की भी एक इंटेलिजेंसी है। फिर इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल होती है जो दूसरों के दुख सुख को समझ सके, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, समझ जाते हैं कि इसको किस तरह की दिक्कत हो रही है। इंट्रापर्सनल होता है जो खुद की कमियों को ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, हाँ भाई होती है म्यूजिक, है ना। स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल वाली विजुअल को कहते हैं, ठीक है, विजुअल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है जो दूसरों के दुख सुख को, इंटरपर्सनल, ठीक है। अब है एनालिटिक इंटेलिजेंस। एनालिटिक इंटेलिजेंस तो हमने नहीं पढ़ी, तो ये वाली नहीं है गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस में। एक मिनट के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उसका जो आंसर दिया हुआ है वो भी 4th है, एनालिटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। लिंग्विस्टिक, जो अच्छा बोलने वाला, लैंग्वेज जिसकी अच्छी है, जैसे नेता लोग होते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिक वाला, ठीक है। विजुअल स्पेशल में आता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, लेकिन नहीं होना है, ये विजुअल में आता है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी होती है जो सर्जन्स में होती है। म्यूजिक वाली भी होती है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो बिल्कुल ही अलग हैं, जिसमें दूसरों के दुख को समझते हैं वो इंटरपर्सनल होते हैं। जो खुद की कमियां पहचानते हैं वो इंट्रापर्सनल होते हैं। ठीक है, तो जो इंटरपर्सनल होते हैं, जो दूसरों को, जैसे थेरापिस्ट होते हैं, है ना, समझ लेना इसको। तो इस तरह की जो 7 इंटेलिजेंस उन्होंने दी थी। अब ये एक टर्म आई है TEACCH, प्रोग्राम इज मोस्टली यूज टू टीच चिल्ड्रन विद। ये कौन सी टेक्निक है जो कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें? ठीक है, तो इसमें होता है ऑटिज्म वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ऑटिज्म क्या होता है आपको पता ही है कि जो बच्चे सोशल कांटेक्ट नहीं कर पाते, जो बच्चे, इसकी एक स्लाइड है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ठीक है, ये इंटेलिजेंस टाइप आप देख लेना। लॉजिकल, ये 8 तरह की मिली है मुझे नेट के ऊपर, वैसे 7 ही आप कर लेना। लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी। ठीक है, उसके बाद आपका है ये TEACCH, ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या है, CCH से कंफ्यूजन नहीं होना। C फॉर कम्युनिकेशन, C फॉर चिल्ड्रन और H हैंडीकैप्ड। ठीक है, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ऑटिस्टिक रिलेटेड जो बच्चे होते हैं, इज अ वॉल ऑफ लाइफ इंटरवेंशन। ठीक है, ये अप्रोच है जिसमें बच्चों के स्किल्स को, उनकी स्ट्रेंथ को, जो बच्चों में ऑलरेडी है, उसको एक एम दिया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। ऑटिज्म क्या होता है? सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता बच्चा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता बच्चा, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता बच्चा, और एक ही तरह का बिहेवियर रिपीट करता रहता है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता करना क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया 14th वाला। 15th वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? देखो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, KP किसी फ्रेंड का नाम है। ठीक है, जो मेरी फ्रेंड है उसका नाम है KP, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वो करती है, तो उससे ही मैंने K फॉर कोहलबर्ग कर लिया और P फॉर पियाजे कर लिया। तो ये दोनों साहब हैं जो मोरल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, और मेरी फ्रेंड के नाम से मैंने इसको याद किया। आप किस तरह से करोगे उसकी ट्रिक आप देख लेना। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन दोनों ने ही दी थी। प्रोवाइडिंग सैलरी टू ए टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विच इज शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट इज रिफ्लेक्ट्स। ठीक है, आप टीचर को सैलरी देते हो, ठीक है, क्या समझो आपके हम किस तरह का रेनफोर्समेंट उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको इस तरह से समझाऊंगी। सपोज ये हमारे एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड वेरिएबल FV, ठीक है, फिर यहाँ पे इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे इंटरवल लिखा नहीं जा रहा है, ऊपर से वो स्लाइड कर जाएगा, रेशो, इंटरवल और रेशो। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशो, हम इसको इस तरह से समझेंगे। ठीक है, जब
हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल होता है, तब हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट एवरी वीक देते हैं या एवरी मंथ देते हैं। रेनफोर्समेंट मिला, फिर काम शुरू हुआ, फिर रेनफोर्समेंट मिला, फिर काम शुरू हुआ। ये क्या है, हमारा रिस्पॉन्स है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा तब रेनफोर्स जब मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, यानी हम उसे सैलरी देंगे सपोज। ठीक है, उसमें हम परफॉर्मेंस नहीं देखते, रिगार्डलेस परफॉर्मेंस। रिस्पॉन्स बढ़ता है जब उसे रेनफोर्समेंट मिलता है, फिर कम हो जाता है, फिर रिस्पॉन्स बढ़ता है, फिर रेनफोर्समेंट मिलता है, फिर कम हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ भी अगर आपको मिले ना तो फिक्स्ड इंटरवल का है ये। ठीक है, फिर हमारा क्या था, फिक्स्ड रेशियो का। उसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, आर फॉर रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रेनफोर्समेंट, यहाँ पे रेन लिख देती हूँ। ठीक है, रेनफोर्स और रिस्पॉन्स को भूलना नहीं। रेनफोर्समेंट मतलब बारिश नीचे गिरती है तो नीचे वाला रेनफोर्समेंट है, रेन वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही रेनफोर्समेंट मिलता है ना, सपोज यहाँ पर रेनफोर्समेंट मिल गया तो आपका रिस्पॉन्स कम होता जाता है, फिर बढ़ जाएगा, फिर जैसे इसमें काम के अकॉर्डिंग मिलता है। अब टीचर की कौन देखता है, टीचर ने कितना पढ़ाया, कितना। गवर्नमेंट स्कूल में तो ऐसे ही होता है, सैलरी उन्हें पक्का मिल जाती है। ठीक है, प्राइवेट स्कूल में तो उठा के बाहर फेंक देते हैं, नहीं पढ़ाना है तो आप अपने घर रहिए। तो ये रेनफोर्समेंट क्या होता है, जैसे ही आप काम करते हो ना उसी के हिसाब से। सपोज आपने 100 पैकेट्स बनाए, ठीक है, किसी भी चीज़ के, तो 100 के बाद आपको एक बार रेनफोर्समेंट मिला, एक बार आप थक जाते हो, बिल्कुल रुक जाते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर से आपका रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। उसके बाद आता है वेरिएबल वाला। ठीक है, वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल इंटरवल में जो आपका रिस्पॉन्स होता है ना वो स्टडी रहता है, आर फॉर रिस्पॉन्स, आर फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्स स्टडी रहता है। जैसे आप लिफ्ट में प्रेस करते हो, ठीक है, लिफ्ट में जाने के लिए उसके बटन को प्रेस करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, कितना ही आप उसे प्रेस करो, कितना ही करो, तो वो जब आनी है, जितना जितना उसको मिली हुई है इंस्ट्रक्शंस, वो उतना उतना अपना काम करके फिर ही आएगी। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इसमें कांस्टेंट रहता है, स्टडी रिस्पॉन्स रहता है। अब फोर्थ वाला है वेरिएबल रेशो। वेरिएबल और रेशो में क्या होगा, वेरिएबल रेशो में रेनफोर्समेंट एट अनप्रिडिक्टेबल क्वांटिटी एंड रिस्पॉन्स रिगार्डलेस ऑफ टाइम, हाई एंड स्टडी रिस्पॉन्स रेट रहता है इसमें। ठीक है, इसमें भी रिस्पॉन्स क्या है, हाई रेट पे रहता है। तो इस तरह से मतलब जो टीचर को जो मिला था वो हमारा फिक्स्ड इंटरवल का था, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट वाला। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इसलिए मुझे बंद करनी पड़ेगी। 16 क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि अच्छी वीडियो है, काम की है, कुछ ट्रिक्स हैं आपका काम आ रही हैं तो आप लाइक कर देना, ज़रूर शेयर करना और मुझे ज़रूर बताना कि इसकी आपको आगे की भी वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।